कि हमारे लिए ये खुश आइन तो ऐसा सच है कि इलेक्शन की तारीख आ गई है। इलेक्शंस वो 13 महीने की बजाय वो 3 साल या 13 साल पे चला जाए, 10 साल भी इलेक्शन नहीं होते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसमें। और ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ में जिसने कहा था कि 90 डेज़ में इलेक्शन होंगे, गैर जमाती लूले लंगड़े से ये कैसे हम ये तस्वुर कर लें कि अगला इलेक्शंस वो 13 महीने की बजाय वो 3 साल या 13 साल पे चला जाए। और बदकिस्मती की बात यह है कि आपके अपोजिशन लीडर ने कहा था कि अगर 10 साल भी इलेक्शन नहीं होते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो फिर मुझे बता दें, इसमें और ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ में जिसने कहा था कि 90 डेज़ में इलेक्शन होंगे लेकिन 11 साल के लिए नहीं कराए, और अगर इस दौरान बीच में कराए तो वो भी गैर जमाती लूले लंगड़े से। लिहाजा आज आइन प्रैक्टिकली मुअत्तल हो चुका है। मैं समझता हूँ कि हमारे लिए ये खुश आइन तो ऐसा सच है कि इलेक्शन की तारीख आ गई है, लेकिन ज़रा सा माजी करीब में चले जाएं। सदर पाकिस्तान ने 9 अप्रैल की डेट दी थी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 1 मार्च के फैसले में कहा था कि विद द कंसल्टेशन ऑफ प्रेसिडेंट आप तारीख दें। फिर इलेक्शन कमीशन ने प्रपोज़ की थी तारीख 30 अप्रैल, और वो सदर पाकिस्तान ने नोटिफाई कर दी थी वो के पंजाब के लिए, और उसके नॉमिनेशन फॉर्म्स भी जमा हो गए थे। लेकिन पीडीएम की जमातों की ख्वाहिश पे और गैर जानिबदार रहने की बजाय जानिबदारी का मुजाहरा करते हुए उन्होंने अज़ खुद पावर ना होते हुए 8 अक्टूबर की तारीख दे दी थी। फिर सुप्रीम कोर्ट में दोबारा ये मैटर गया। सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई की डेट दी थी, लेकिन उसमें भी इलेक्शन नहीं हुआ। फिर 8 अक्टूबर की डेट हमारे कान पक गए सुन के कि जनाब 8 अक्टूबर को इलेक्शन इकट्ठे होगा। फिर नहीं हुआ 8 अक्टूबर को। फिर सदर पाकिस्तान ने 6 नवंबर की तारीख प्रपोज़ की थी, उसमें भी नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन ने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो कि आइनी सरबराह है आपकी रियासत के, उसको कंसल्टेशन में मिलने की बजाय एक ख़त के ज़रिए कहा कि हम आपको मिलना नहीं चाहते और आपके पास कोई पावर नहीं है। फिर आपने ये भी देखा कि इलेक्शन कमीशन ने उसी दिन अमेरिकन एम्बेसडर से तो मिलना पसंद किया, लेकिन आइनी सरबराह से मिलना पसंद नहीं किया। और उसके बाद क्या होता है, आपने देखा कि इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जनाब जनवरी में इलेक्शन होंगे। फिर जनवरी की बजाय अब 8 फरवरी की तारीख बिल आखिर उनके दरमियान तय हो गई है। लेकिन मेरा सवाल सिर्फ ये है कि क्या इस बात की गारंटी है कि 8 फरवरी को भी इलेक्शन हो जाएंगे? इसलिए कि पिछली 6 तारीखों पे किसी एक तारीख पे भी इलेक्शन कमीशन ने और पीडीएम की जमातों ने और केयर टेकर्स ने अपने आप को तैयार नहीं किया उस इलेक्शंस के लिए। आज एक लाडले सुपर लाडले नवाज शरीफ और पीएमएलएन के लिए सारे रियासती इदारे बांदी बन के खड़े हुए हैं। आपने देखा कि एक इश्तिहारी मुजरिम नवाज शरीफ जब लंदन में बैठा 4 साल से इस कानून का मजाक उड़ा रहा था, वहाँ आपका रियासत का एक मुजरिम है और रियासत का एक मुलाजिम डॉक्टर फैसल उसको किस तरह प्रोटोकॉल दे रहा था और किस तरह उसको बयानिया याद करा रहा था। सवाल ये पैदा होता है, क्या ये केयर टेकर्स के कहने पे कर रहा था या मुक़्तदर तबकों और हलकों के कहने पे कर रहा था? और अगर ऐसा नहीं था तो क्या आज तक उसके ख़िलाफ़ कोई एक्शन हुआ है? फिर जब वो एयरपोर्ट पे आता है तो जिस तरह उसके साथ सलूक किया जाता है स्टेट गेस्ट का, और जिस अंदाज से बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए वहाँ जाया जाता है, जिस तरह लाहौर में सीसीपीओ उसको सलूट मार रहा है और प्रोटोकॉल दे रहा है, मुझे बताएं उसके मद्दे मुकाबिल पाकिस्तान में 100 मकामात पे पीटीआई ने दरख्वास्तें दी कि जनाब हमें जलसा करने की इजाज़त दें। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पे सिर्फ एक जगह पे इजाज़त मिली, वो काना लाहौर में, लेकिन वहाँ पहुँचने से पहले ही वर्कर्स को गिरफ़्तार कर लिया गया। जब मोहसिन नकवी से पूछा गया कि ये क्यों किया तो उन्होंने कहा जी इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है। तो भाई मद्दे मुकाबिल आप एक क्रिमिनल को तो इतना प्रोटोकॉल दे रहे हो, और जो जिनका हक है कि पीटीआई इस वक्त भी सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है,
इसमें किसी को कोई शक व शुबा नहीं है। इस वक्त भी इमरान खान सबसे पॉपुलर लीडर है पाकिस्तान का, वो वाहिद लीडर है जो फेडरेशन की अलामत है। आप अगर उसको ज़ोर ज़बरदस्ती जबर और बर्बरियत से आप पीटीआई को क्रश करने की कोशिश करेंगे तो उसका नुकसान फेडरेशन को होगा, उसका नुकसान रियासत को होगा, उसका नुकसान रियासती इदारों को होगा। आज आपकी रियासत मुतहम्मिल नहीं हो सकती कि आप इस तरह के मिस एडवेंचर करें या आप इस तरह के एडवेंचर करें, इसलिए कि 16 महीने की कारकर्दगी के नतीजे में आज आपके पूरे पाकिस्तान के 16 महीनों में 12 लाख से ज़ायद प्रोफेशनल्स ये मुल्क छोड़ के जा चुके हैं और दुबई की तारीख में और पाकिस्तानियों ने सबसे ज़्यादा पिछले 1 साल में वहाँ इन्वेस्टमेंट की है। पंजाब असम्बली और केपी असम्बली आइन और कानून के मुताबिक तोड़ना जायज़ था, इसलिए कि आइनी तौर पर आप कोई किसी चीफ मिनिस्टर से या प्राइम मिनिस्टर से नहीं पूछ सकते कि आपकी एडवाइस काबिल कबूल है या नहीं है। इससे आप साबित हो कि अगर केपी के असम्बली तोड़ना नाजायज़ एडवाइस थी तो गवर्नर केपी जो आज भी बैठा हुआ है उसने ख़ुद उस एडवाइस को एक्सेप्ट किया और रिजॉल्व की। फिर दूसरी बात, प्राइम मिनिस्टर और मौजूदा जो 2 सूबाई असम्बलियाँ हैं बलूचिस्तान और सिंध की, मुझे बताएं 3 दिन पहले क्यों डिज़ोल्व कर दी? इसलिए कि आइन के अंदर एक शिक मौजूद है। जब तक ये आइन है तो ये इस आइन का तकाजा है कि कोई भी शख्स जो चीफ मिनिस्टर के ओहदे पे हो या प्राइम मिनिस्टर के ओहदे पे हो, जब वो एडवाइस देगा तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान या गवर्नर पाबंद है उसको तोड़ दे, और अगर नहीं तोड़ेगा तो 48 आवर्स के बाद ऑटोमेटिकली डिज़ोल्व हो जाएगी। लिहाजा आपके क्वेश्चन के बाद आगे मैं एक बात कह दूं, इस वक्त इमरान खान के ख़िलाफ़ साइफ़र मुकदमा बनाना ही ग़ुलामी की बदतरीन मिसाल कायम करना है। जो मुझे बताएं जिस शख्स ने मुल्क की सलामती और ख़ुद मुख्तारी का दिफा किया हो उसको आप कहते हो मुल्ज़िम है, और जिस शख्स ने कहा बेगर्स आर नॉट चूज़र्स उसको आपने प्राइम मिनिस्टर और मुद्दाई बना दिया, और जिस शख्स ने कहा कि अमेरिका हमारा वेंटिलेटर है उसको आपने डिफेंस मिनिस्टर बना दिया। फिर ये जो फैसला किया जस्टिस आमिर फारूक साहब ने वो टोटली गलत है। कहा गया कि जनाब असद मजीद को बुलाया गया, उसने कहा हाँ साइफर के कंटेंट्स तो दुरुस्त हैं, लेकिन ये कहा कि साजिश का नहीं हुई। भाई साजिश का पता कराना तो किसी कमीशन के ज़रिए साजिश का पता कराना था, वो हुकूमत पाकिस्तान ने साजिशी किरदारों को डिग आउट करना था। वो आपने उस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के अंदर लिखा हुआ है कि आप इसमें कमीशन बनाएं, और कमीशन बनाने के लिए इमरान खान ने जस्टिस रिटायर्ड तारिक की सरबराही में कमीशन बनाया जिसको उसने माजरत कर ली। फिर शहबाज शरीफ ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होकर कहा था कि धमकी आमेज़ गुफ्तगू थी, लेकिन मैं इसमें कमीशन बनाऊंगा साजिशी किरदार को डिग आउट करने के लिए, लेकिन वो नहीं बनाया क्योंकि साजिशी किरदार तो वो खुद थे। अब उसके आगे आप जाएं, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने 2 दफ़ा इसके अपने मिनट्स जारी किए जिसने उन्होंने यूएस एम्बेसडर को डिमार्श किया। तो ये वो सारी चीज़ें जब आपके सामने आएंगी तो मैं समझता हूँ कि आपको ये साबित करना पड़ेगा कि ये साइफर का मुकदमा सिवाय पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के और कुछ भी नहीं है। फिर आपने देखा जिस केस में कल केस लगा हुआ था जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब, जस्टिस अरबाब ताहिर साहब, और रात को ही वो बेंच बदल दिया गया। तो ये जो कुछ हो रहा है इस्लामाबाद में, तो हमें अफसोस से कहना पड़ता है कि ये जो मैनिपुलेशन है, ये जो केसेस फिक्सेशन है, ये बहुत गलत तरीक़े से जारी है। हमारी वाहिद आस और उम्मीद सुप्रीम कोर्ट में है कि जिस मुल्क में कानून और इंसाफ का निज़ाम ट्रू सेंस में नहीं लागू होगा तो ना तो पाकिस्तान में कुछ सरमायाकार आएगा, ना यहाँ सरमायाकारी होगी, ना माशी तबाही से निकलने का ज़रिया हो सकता है। अगर वक्त से पहले इलेक्शन को आपने मुतनाज़ा कर दिया और आपने इस अंदाज से इलेक्शन कराए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन ना कराए, और कहा जाता है लेवल प्लेइंग फील्ड, हमारे पास तो फील्ड ही नहीं है, लेवल हम खुद कर देंगे, हमें फील्ड प्रोवाइड कर दें। लेकिन हम ये आपके ज़रिए बताना चाहते हैं पूरे पाकिस्तान में हम इलेक्शन लड़ेंगे, पूरे पाकिस्तान में तमाम हमारे कैंडिडेट्स होंगे नेशनल असम्बली और सूबाई असम्बलियों के, और इंशाअल्लाह कामयाबी
हमारा ही हो मुकद्दर होगा। देखिए, तहरीक इंसाफ को बल्ले के निशान का जहाँ तक ताल्लुक है, ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन फैसला कर चुका है, लेकिन अगस्त के फैसले को अभी तक जारी नहीं किया। मैं उनसे मुतालबा करता हूँ कि फौरी तौर पर आप उस फैसले को जारी करें।